अच्छा, तो आज हमारी डे नंबर 16 है, क्लास नंबर 16 है। मैथमेटिक्स क्लास 6 का थोड़ा सा काम रहता है, वो जल्दी से करके क्लास 7 पर जंप करते हैं। क्लास 7 में भी आज जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स के ऊपर है, वो भी इजी है। मैं पहले क्लास 6 का जो काम रहता है वो आपको करवाना चाहता हूँ। क्लास 6 में हम कल पढ़ चुके हैं मीन, मोड, मीडियन और एवरेज के ऊपर। आपके सामने लिख देता हूँ मीन, मोड और मीडियन। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं एवरेज भी इनके साथ है। ये जितने भी टॉपिक्स अभी आपके सामने लिखे ये हैं हमारे क्लास 6 में जो चैप्टर नंबर 11 है या यूनिट नंबर 11। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 11। वहाँ लास्ट वाला जो यूनिट है वहाँ पर ये है। और सरप्राइजिंगली इससे आपको एमसीक्यूज़ आने के काफ़ी चांसेस है, इसलिए आपने मीन, मोड और मीडियन को समझना है। अच्छा, इसमें दो टर्म्स ऐसे हैं जो सेम है। एवरेज का मतलब हमारे पास एवरेज का जो मतलब होता है वो असल में मीन ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एवरेज और ये जो मीन है ये सेम टर्म्स हैं, ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अभी इनकी डेफिनेशन हमने कल पढ़े थे, डेफिनेशन पर हम नहीं जाएंगे। एवरेज क्या होती है? एवरेज हमारे पास जो डेटा सेट गिवन होता है, लेट सपोज हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको सम अप करते हैं, उनको ऐड करते हैं सबको। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक डेटा सेट है, उसमें ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछा, बस यही कॉन्सेप्ट समझ लें और इसी के ऊपर यही एक ऐसा क्वेश्चन मैं करता हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप एक नहीं 10 एक्सरसाइजेज भी अगर आपको एवरेज या मीन के ऊपर आ जाएं तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो। लेट सपोज ये हमारे पास एक डेटा सेट है, एक सेट है जिसमें हमारे पास डेटा है 1 2 3। किसी ने आपको कहा कि इसका एवरेज फाइंड कर दो। सो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स। सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय, या तो आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, या फिर ऐसे लिख लें कि टोटल वैल्यूज़, या फिर ऐसे लिख लें अकरेंसेस ऑफ दोज नंबर्स, मतलब वो नंबर टोटल कितनी बार आकर हुए हैं। यहाँ पर लिख ले टोटल वैल्यू ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टोटल वैल्यूज़, सिंपल सा काम है, इन सब को सम कर ले। एवरेज और मीन सेम चीज़ें हैं, जस्ट मीन का अपना एक फॉर्मूला है और एवरेज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है जी, क्लास ख़त्म हो गई हमारी। मैं क्लास को थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ, नेट का इशू है। ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर इजी लिखी हैं 1 2 3, इस पर आपने सोचना नहीं कि ये तो काफ़ी इजी है। अगर इस पर मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया, डिफ़िकल्ट, तो फिर क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करें। एवरेज के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करें और मीन के लिए भी सेम फार्मूला अभी लिखने जा रहा हूँ वो भी यूज़ करना है। सो इन वैल्यूज़ को सम अप कर दिया, 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। इसका एवरेज ये है, 2 है। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि मीन फाइंड कर लो, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द गिवन डेटा सेट, सो याद रखें मीन को हम फॉर्मूला की शेप में ऐसे डिनोट करते हैं, बड़े एक्स के साथ। फिर यहाँ पर इस तरह का एक साइन लगता है, ये वाला साइन है समेशन, मतलब सारी वैल्यूज़ का सम।
समेशन ऑफ एक्स या सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दोज वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ हैं वो नंबर में कितनी हैं, कितनी बार वो आकर हुई हैं, या उनकी जो नंबर है वो क्या है। जैसे एवरेज में था कि टोटल को सम किया, तीनों वैल्यूज़ को सम अप कर दिया, और हमने फिर क्या किया, हमने फिर उसको टोटल वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह अगर इस डेटा सेट के लिए मैं मीन फाइंड करूँगा तो कैसे करूँगा, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इट मीन्स 1 + 2 + 3 करके उसको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 3 है। सो उससे भी क्या आंसर आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2 3 = 6, 3 1 = 3। ओके जी। सो मीन इसका क्या आ गया, मीन इसका 1 आ गया। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एवरेज के बारे में पूछ ले तो भी सेम फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अगर आपसे मीन के बारे में पूछ ले तो भी समेशन ऑफ एक्स यानी तमाम वैल्यूज़ को सम कर दें और उसको जो उनकी नंबर है, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर डिवाइड करें। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया या नहीं? अगर क्लियर है तो आप मुझे बता दें। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। 46, ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन है। 46, 52, 39, 50 एंड 38। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसका मुझे फाइंड करके दो मीन, तो एनी वन ऑफ यू कैन ओपन योर माइक्रोफोन और मुझे इसका आंसर कर सकता है। मैं पहले क्या करूँगा, माइक्रोफोन ऑफ ऑन करके मुझे बता दे काइंडली। अगर किसी को नहीं आता तो मैं खैर कर दूँगा। मैं फ़ॉर्मूला पहले लिखूँगा। फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या है मीन का, एनी वन जल्दी से बता दे। हेलो, इन सबको प्लस करके जितने नंबर से उस पर डिवाइड कर देंगे। हाँ, उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। सो पहले फ़ॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, जितनी वैल्यूज़ हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इन सब को प्लस करना है। 46 + 52, यार कोई बंदा कैलकुलेटर पर इनको प्लस करके मुझे यहाँ पर इसके बाद इसकी वैल्यू बता दो। 39 + 50 + 38, इसको डिवाइड कर लो। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। जी, वाइट बोर्ड सबको विजिबल है? अच्छा, इन सबको प्लस करके क्या आएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू लिखूँ? किसी ने प्लस किया? 46 + 52 + 39 + 50 + 38, इसका डबल 25 यानी 225 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करना है, इसको सिंपली 5 के ऊपर डिवाइड करें। ठीक है जी। 5 4 = 20, यहाँ पर 2 आ गया। 2 के लिए इस 5 को नीचे ड्रैग कर लेंगे, नीचे ले आएंगे। 5 5 = 25। सो इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 45, यानी इसका जो आंसर है वो है 45। सो ये 45 हमारे पास असल में क्या है, ये हमारे पास मीन वैल्यू है। ये हमारे पास मीन वैल्यू है। यहाँ तक सबको मीन का क्लियर हो गया या नहीं? डेटा सेट आपको गिवन हो सकता है और आपने उसका मीन फाइंड करना होता है।
या फिर अगर एवरेज फाइंड करना है तो भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करके सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़, उसके ऊपर डिवाइड कर दें, आपको आंसर आ जाएगा। ये था मीन। मीन में कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, मीन का सबको समझ आ गया? हेलो, मीन का सबको समझ आ चुका है या नहीं? अभी हम आते हैं मीडियन के ऊपर। ओके, मीडियन के ऊपर आते हैं। मीडियन हमारे पास क्या होता है? याद रखें, कल मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि मीडियन हमारे पास होती है, क्या होता है वो? मिडल वैल्यू होती है, दरमियान वाला हिस्सा, मिडल वैल्यू। आपके बुक में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है ना? इसका अपना एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला याद रखें। मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू n+1, ये 1 है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। मिडिल वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो इस फॉर्मूला के साथ फाइंड करेंगे। अभी आपको एक डेटा सेट गिवन है, कंसिडर कर लें आपको एक डेटा सेट गिवन है, वही डेटा सेट उठा लेते हैं यहाँ से। ये सारा, ये जो डेटा सेट था 46, 52, 39, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। 46, 52, 39, उसके बाद क्या है? उसके बाद है 50, और उसके बाद आखिर में क्या है? 38 है, ठीक है, 38। अगर कोई आपसे कहे कि यार इसका मुझे फाइंड करके दो, क्या इसका, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे इसका मीडियन फाइंड करके दो, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आपने पुटिंग नहीं करनी। क्या करना है? इस फॉर्मूला में डायरेक्टली आपने पुट नहीं करना, ये पहले याद रखें। इस फॉर्मूला के अंदर आपने पुटिंग नहीं करनी है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में इसका फ़ायदा ये होगा कि अक्सर हमारे पास ये जो डेटा सेट गिवन हो सकता है, इसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ हों। 39 2 बार आ सकता है, 52 2 बार आ सकता है, 52 बार आ सकता है। सो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? लेट सपोज हमारे पास इसका मीडियन आ गया, मीडियन 39 आ गया, और कंसिडर कर ले कि 39 इसके अंदर एक और वैल्यू भी है, वो यहाँ पर है। सो उसके लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अभी 39 अगर 2 दफ़ा, चले मैं इस पर एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखते हैं। अच्छा, किसी को पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है? यू कैन ओपन योर माइक्रोफोन और आप मुझे आंसर कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है। अदरवाइज़ अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूंगा, या फिर आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होती है? नंबर्स को तरतीब वाइज लिखना, नंबर को तरतीब के साथ लिखना, सीरीज़ में लिखना, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके एंड वाली वैल्यू पर जो सबसे बड़ी होगी वो आखिर में आएगी। छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेंगे और वो ऐसे कर करके बड़ी होती जाएगी। सो सीरीज़ में जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा? इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 46, 52, 39, 50, 38। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 38, याद रखें। सो 38 हम पहले लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का अपना एक मकसद है मीडियन के लिए, मैं अगले क्वेश्चन में वो समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, 38 आ गया, ओके, 38 आ गया। 38 के बाद किस चीज़ का नंबर है? 39 का। 39 के बाद किस चीज़ का नंबर है? 50 का नहीं, 46 का।
46 के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, वो 50 आएगी, और रिमेनिंग क्या वैल्यू रह गई, 52। अच्छा, अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में बन चुका है। ये देखें 38 सबसे छोटी वैल्यू है, 39 उससे बड़ी, फिर 39 से बड़ी 46, फिर 46 से बड़ी वैल्यू 50, और 50 से भी बड़ी वैल्यू 52। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ जो n है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है मीडियन के लिए, मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें पुटिंग कैसे करेंगे, n कहाँ से पुट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 38, 39, 46, 50, 52, 1 2 3 4 5। सो 5 के साथ n की वैल्यू हम 5 लिख लेंगे, +1 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 + 1 क्या आ गया, 6 आ गया। 6 डिवाइड बाय 2 से हमारे पास क्या आता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे है यहाँ पर, फिर हम थर्ड वैल्यू कंसिडर करेंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, n + 1 5 + 1, हाँ ये ठीक हो गया, मैं गलत था, मेरे जहन में कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ से तो अच्छा 6 आ गया यहाँ पर, 6 डिवाइड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 1s are 2, 3 2s are 6। यहाँ पर मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आपने ऐसे नहीं सोचना कि यार इसका जो मीडियन है वो 3 है, नहीं, इसका मीडियन थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, थर्ड पोजीशन पे अब क्या है, कौन सी वैल्यू है, कोई मुझे बता सकता है, थर्ड पोजीशन पर हमारे पास 46 है। सो थर्ड पोजीशन पर जो थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम यहाँ ऐसे लिख लो, थर्ड आइटम मीडियन हमारे पास जो थर्ड आइटम है या थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 46। सो ये इसका मीडियन आ गया, दरमियान वाली होगी। दरमियान वैल्यू, जो मिडिल वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर स्टार्ट में लिखा था आपको, राइट, मिडिल वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास इसका मीडियन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने कोई रखे, यहाँ पर बुक से ही मैं उठा के देखता हूँ, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू 2 टाइम्स आ रही हो, मीडियन के लिए, ठीक है, मीडियन के लिए अगर किसी के पास बुक है तो क्वेश्चन होगा लाजमी, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपनी तरफ से, 5 2 3 2 एंड 4। पहले तो आप इसका मीडियन फाइंड करेंगे। क्लास फिर से ख़त्म हो गई। वाइट बोर्ड आपको विजिबल है, ये वाइट बोर्ड आपके सामने नज़र आ रहा है आपको? ओके, इंटरनेट का इशू है इसलिए मैं पहले से एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ आप सबसे। अच्छा, इसका अगर किसी ने आपसे पूछा कि मीडियन फाइंड कर लो, ठीक है, अभी इसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ दुआ करे कि आ जाएं, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर इसकी कुछ इस तरह से बनेगी कि 2, उसके बाद भी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी मसला होगा,
चले कोई बात नहीं, मैं वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि कुछ भी करके वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि अगर बीच वाली दो वैल्यू सेम आ गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं समझा दूंगा। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। बस ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ये फार्मूला आपने भूलना नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी, हो रही है। अच्छा, टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। सो n की जगह 5 लिख लें क्योंकि n हमारे पास 5 है, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी जो मैं करना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ वो नहीं आ रहा। मीडियन इसका हमारे पास थर्ड जो वैल्यू है, मीडियन इसका क्या है, मीडियन इसका हमारे पास थर्ड वैल्यू है। और थर्ड वैल्यू असल में हमारे पास कौन सी है, 3 है। सो यहाँ पर लिख ले इसका मीडियन 3 है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ रही है, मिडिल वैल्यू है, इस डेटा सेट की मिडिल वैल्यू है। यार कंसिडर कर लें, एक केस आपके सामने ऐसे बन गया। अभी इसी क्वेश्चन को ज़रा इस तरह लिख लें, अगर आपके सामने इस तरह का केस आ गया, यहाँ पर आपके सामने अगर केस आ गया ये वाला, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, अगर इस तरह आ गया 2 2 3 3 4 एंड 5। अभी इसका जो मीडियन कंसिडर कर लें, मीडियन इसका आ गया थर्ड वैल्यू, राइट। थर्ड वैल्यू हमारे पास इसका क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है। अभी अगर हम देख लें, इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इफ़ द मीडियन वैल्यू इज़, मतलब जो मिडिल की वैल्यू है, इज़ द सेम एज अनदर वैल्यू। अगर इस पूरे डेटा सेट में जो मीडियन की वैल्यू आ गई वो अगर और भी मौजूद है, इसके अलावा भी मौजूद है, तब हम क्या करेंगे, अगर दो बार वो आ गई। अब देखें थर्ड वैल्यू हमारे पास इसका मीडियन तो आ गया, कंसिडर कर ले थर्ड वैल्यू हमारे पास इसका मीडियन है जो कि 3 है, बट फोर पोजीशन पर जो वैल्यू है, यहाँ देखिए थर्ड पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है, वो हमारे पास 3 है। बट अगर हम देख लें तो फोर्थ पोजीशन पर भी हमारे पास 3 है। अब हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि फोर्थ पोजीशन पर भी 3 इसका मीडियन है और थर्ड पोजीशन पर भी इसका मीडियन 3 है। मीडियन का मतलब है सिर्फ एक वैल्यू। अभी यहाँ पर हमारे पास केस आ गया, डबल हो रहा है, वो सेम वैल्यू अगेन आ रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अगर मीडियन हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, सो हम इन दोनों को लेकर, यानी 3 और 3 को लेकर इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे। इसका एवरेज जो भी आएगा वो इसका मीडियन होगा, वो इसकी मिडिल वैल्यू होगी और वो हम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। कंसिडर कर ले वो हमारे पास आ गया, नहीं कंसिडर नहीं करना, वो उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका एवरेज कैसे आएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2। अभी 3 + 3 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइड बाय 2 सिंप्लीफाई होके अगेन 3 आएगा। सो हमारे पास कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। एवरेज से हमारे पास ये श्योर हो गया कि इसका मीडियन थर्ड ही वैल्यू है, थर्ड पोजीशन पर जो वैल्यू है यानी 3, वो इसका मीडियन है। अब अगर हमें कोई कहे कि फोर्थ पर भी 3 है, तो मैं कहूँगा कि नहीं यार, फोर्थ पर भी 3 है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यार एवरेज के बाद मेरे पास ये श्योर हो गया कि जो थर्ड आइटम है वही इसका क्या है, मीडियन है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर आप सबको ये समझ आ चुका है तो मैं दूसरे क्वेश्चन पर जंप करूँगा। ओके जी, ओके। अभी हमारे पास
एक लास्ट वाला इसमें नहीं, लास्ट नहीं, उसके बाद भी एक दूसरा टर्म है। अभी हम आते हैं मोड के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? मोड के ऊपर। मोड हमारे पास क्या होता है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। मोड हमारे पास होता है मोस्ट frequent value in a data set। आप अगर जाएं और अपने क्लास 6 का बुक भी खोल लें तो उसके ऊपर भी आपको मोड के मुतालिक क्वेश्चंस गिवन हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेम इसी डेफिनेशन को फॉलो करके आप उनको आंसर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। मोड का मतलब ये होता है एक वैल्यू जो बार बार आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास डेटा सेट की मोड होगी या मोड होगा। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो, समझ आ चुका है या नहीं आपको? जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो, ठीक है, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो वो हमारे पास इसका मोड होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके, आपके बुक से ही एक क्वेश्चन है, ये है 100, एक डेटा सेट आपके सामने गिवन है 100, 120, उसके बाद अगेन 120 है, उसके बाद अगेन 120 है, उसके बाद अगेन 120 है। 120, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको 120 गिवन है। इसका मोड क्या होगा? बहुत इजी है। एक वैल्यू है 120, अगर उसको हम देख लें तो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी 120 की फ्रीक्वेंसी 120 फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास क्या है? 5 है। मोड की डेफिनेशन में मैंने क्या पढ़ा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। एक डेटा सेट में एक वैल्यू ज़्यादा बार अगर आ रही है तो वो उस डेटा सेट का मोड होगा। तो 125 टाइम्स आ चुका है, इट मीन्स इसका जो मोड है। अच्छा, मोड को मैथमेटिक्स में अक्सर इस तरह से डिनोट करते हैं, ये वाला, ये एल शेप का या ए से, ये मोड का साइन है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। बस आपसे साइन वाइन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे मोड के बारे में पूछा जा सकता है। सो मोड यहाँ पर 5 टाइम्स 120 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 5 टाइम्स। कौन सी वैल्यू? 120। सो मोड हमारे पास क्या आएगा? मोड हमारे पास 120 आएगा। यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको क्लियर करवा दूं। क्या आप सबको ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हेलो एवरीवन। चले आप लोग तब तक मुझे एक्नॉलेज कर दें और मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के लिए लिख लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NA divided by NS, right?
NA और NS में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मैं आपको अभी क्वेश्चंस के अंदर समझा दूंगा। NA का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल जो हम चाहते हैं। और उसके बाद टोटल आउटकम्स कितने हैं। फॉर्मूला याद कर लो, मैं अभी इस पर सर क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, क्या मसला है। अभी शो हो रहा है सबको। अभी सबको व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। यार इंटरनेट का बड़ा इशू है, इंटरनेट का बड़ा इशू है। मैं ट्राई कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल हो जाए। लोडिंग नो कर रहा सर। है, लोडिंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, लोडिंग हो रही है। जब व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल हो जाए तो मुझे बता दे काइंडली। अभी इंशाल्लाह होगा। अभी व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप सबको। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक टर्म है स्टेटिस्टिक में, मैथमेटिक्स में, हर एक क्लास में। अभी ये हमारे साथ क्लास 7 में भी आएगा प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। क्लास 6 में भी है, क्लास 8 में भी है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप समझ गए या नहीं। ये फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये जो NA है इसका मतलब है कि जो आप चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं। लेट सपोज आपने एक डाइस रोल कर दिया, ये चक्का आपने ऐसे फेंक दिया, तो आप चाहते हैं कि यार मेरे पास चक्का आ जाए। तो कितने चांसेस हैं कि अगर मैं इसको 10 बार रोल कर दूं तो इसमें हमारे पास चक्के कितने निकलेंगे, या हमारे पास 4 कितनी बार आ सकता है, इवन ऑड वैल्यू हमारे पास कितनी बार आ सकती है, 1 कितनी बार आ सकता है। तो वो फेवरेबल आउटकम हम ऊपर लिखेंगे जो हम चाहते हैं। और टोटल इसके चांसेस कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, वो आपको क्वेश्चन में अक्सर गिवन होंगे। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि टोटल आउटकम्स इतने हैं। और कंसिडर कर लें कि फेवरेबल आउटकम आपका 6 है, तो एक बंदे का अगर वो 10 बार इस चक्के को रोल करे, डाइस को रोल करे, तो क्या आएगा, चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है। अभी इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, बल्कि एक ही क्वेश्चन करके आपको समझ आ जाएगा उस पर इंशाल्लाह। प्रोबेबिलिटी हमारे पास असल में चांस को बोलते हैं। चांसेस ऑफ एन आउटकम। आपको कोई कंडीशन गिवन होती है और आपसे पूछेंगे कि कितने चांसेस है कि ये रिज़ल्ट आ जाए, ये आउटकम आ जाए, या कितने चांसेस है कि ये करें तो इसका रिज़ल्ट ये आ जाए, आउटकम इसका ये आ जाए। अभी आपके क्लास 6 में ही एक क्वेश्चन है। साद एक लड़का है, साद हैज़ ए बैग, हैविंग 14 ब्लॉक्स। ब्लॉक से मुराद बॉक्स वगैरह ले ले, कंसिडर कर ले, 14 ब्लॉक्स उसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास 6 हमारे पास हैं रेड, 6 ब्लॉक्स जो हैं वो रेड कलर में हैं। 2 हमारे पास हैं ग्रीन, 2 ब्लॉक्स हमारे पास ग्रीन हैं। 4 ब्लॉक्स हमारे पास ब्लू हैं।
4 ब्लॉक्स हमारे पास 2 हैं, इसके अलावा और 2 हमारे पास येलो हैं। अभी ये तो सिर्फ वो डिटेल गिवन है कि साथ एक लड़का है, उसके पास बैग है, 14 उसके अंदर ब्लॉक्स पड़े हैं या बॉक्स पड़े हैं या कुछ भी पेन वगैरह कंसिडर कर ले, उसमें 6 रेड कलर के हैं, ठीक है, 2 हमारे पास ग्रीन कलर के हैं, 4 हमारे पास जो है ब्लू कलर के हैं और 2 हमारे पास येलो कलर के हैं। अभी आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इफ he chooses अगर वो सेलेक्ट करता है 1 ब्लॉक रैंडमली, बैग में हाथ डाल के एक ब्लॉक तुक्के से उठाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो एक ब्लॉक को हाथ लगाता है, तो कितने चांसेस हैं कि, अच्छा विदाउट सीइंग इट मतलब तुक्का, उसको देखता भी नहीं है, विदाउट सीइंग इट इट विल बी रेड। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा से सुन ले। साद एक लड़का है, उसके पास एक बैग है जिसमें टोटल 14 ब्लॉक्स हैं, 14 बॉक्सेस हैं, या पेन कंसिडर कर ले, पेंसिल कंसिडर कर ले, कुछ भी क्रेयॉन्स जिसको बोलते हैं, रंगीन मार्कर्स वो कंसिडर कर ले, एनीथिंग। उसमें 6 रेड कलर के हैं, 2 ग्रीन हैं, 4 ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लू कलर के हैं और उसमें 2 हमारे पास येलो हैं। ये उन्होंने अपनी तरफ से एक कंडीशन आपको दे दी। अभी आपसे पूछते हैं कि चांसेस क्या हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ ही चूजेस 1 ब्लॉक, अगर वो एक ब्लॉक को रैंडमली सेलेक्ट करता है, बैग में हाथ डाल के, बैग की तरफ देखता भी नहीं, विदाउट सीइंग इट, यानी आंखें बंद करके अगर वो बैग में हाथ डालता है, तो कितने चांसेस है कि उसके हाथ में एक ब्लॉक आ जाए और वो भी रेड कलर का हो। एक ब्लॉक रेड कलर का उसके हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी समझ गए आप लोग या नहीं समझे? काइंडली आप लोग मुझे ये बता दें कि इस क्वेश्चन पर आप लोग समझ गए हैं। नईम भाई आप समझ गए इस क्वेश्चन के ऊपर? साद एक लड़का है, उसके हाथ में बैग है, उसमें 14 कंसिडर कर ले, 14 मार्कर्स पड़े हैं, 6 मार्कर्स उसमें रेड हैं, 2 मार्कर्स उसमें ग्रीन हैं, 4 मार्कर्स उसमें ब्लू हैं और 2 मार्कर्स उसमें येलो हैं। अभी आपको कंडीशन, ये तो गिवन है डिटेल्स, कंडीशन ये है कि चांसेस क्या है अगर वो बैग की तरफ ना देके और वो उसमें से एक मार्कर को हाथ लगाए, हाथ में उठा ले और वो मार्कर रेंडमली सेलेक्ट करे, वो एक मार्कर रेंडमली सेलेक्ट करे और वो रेड कलर का हो, कितने चांसेस है कि उसके हाथ में रेड कलर का मार्कर आएगा। 14 ब्लॉक्स में कितनी बार उस मतलब कितने चांसेस है या प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी लक चल सकती है कि उसके हाथ में रेड कलर का मार्कर उसके हाथ में आ जाए। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। इसमें हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, मतलब 14 ब्लॉक्स हैं ना, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं। सोल्यूशन इसका स्टार्ट हो चुका है। टोटल आउटकम्स उसमें 14 है। रेड की नंबर हमारे पास क्या है ये ज़रा देख लें। 6 हमारे पास रेड है, फेवरेबल, ठीक है ना, इसको याद रखें। जो हम चाहते हैं कि उसके हाथ में जो रैंडम 1
मार्कर आएगा या ब्लॉक आएगा फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम जो हम चाहते हैं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, समझ आ चुका है या नहीं आपको? फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या होना चाहिए, मतलब वो जो हम चाहते हैं वो हमारे पास है रेड, और उसकी नंबर यानी NR वो क्या है, वो असल में 6 है। 6 मार्कर्स या 6 ब्लॉक्स हमारे पास हैं फेवरेबल आउटकम्स के। अभी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखा। टोटल जो आउटकम्स हैं वो नीचे लिखेंगे और ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो हम चाहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस तरह लिख लें, ठीक है, और NA डिवाइडेड बाय NS, या अभी NS को रिप्लेस कर दें, बस इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, आपने ऐसे लिखना है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स, गलत तो नहीं हुआ मैं, नहीं, ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखना है यार, फेवरेबल जो हम चाहते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स वो लिखने हैं। बस इस चीज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट कर दें, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दें इसको। फेवरेबल आउटकम्स यानी NR जो रेड कलर का था वो कितने थे, वो हमारे पास थे 6, तो 6 को ऊपर लिख लेंगे, राइट, 6 को यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो हमारे पास हैं 14। सो इसको सिंप्लीफाई कर दे इजीली, 3 2s are 6 और 7 2s are 14, 3/7। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो रेड की थी, probability of red block selecting red block randomly without seeing it is 3/7। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो अभी उसके हाथ में जो बैग उसमें 14 मार्कर्स हैं, तो वो क्या करेगा, 7 चांसेस में रैंडमली अगर वो हाथ डाल दे, ठीक है, रैंडमली, तो उसके पास सिर्फ 3 मौके ऐसे आ सकते हैं जिस पर उसके हाथ में 3 मार्कर्स आ जाएं, रेड मार्कर्स उसके हाथ लग जाए, तो 3 चांसेस उसके पास होते हैं। इंटरनेट फिर ख़राब हो गया। आउट ऑफ 14 ब्लॉक्स उसके हाथ में जो रेड मार्कर की या रेड ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी है वो है 3/7। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है, अदरवाइज़ आप मुझे एक्नॉलेज कर दें या फिर मुझे बताएं कि इसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। देन उसके बाद हम मूव कर जाएंगे क्लास नंबर 7 पे, क्लास 7 पे मूव कर जाएंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकता है। आपको अगर आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे बता दें, या तो मैं यहाँ पर ही क्लास 6 का दी एंड कर दूँ, या फिर मैं ऐसा करूँ कि एक दूसरा क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कर दूँ।
मुझे जब तक आप लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी पर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती। प्रोबेबिलिटी पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं या आप कर लेंगे? इजी है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर 14 कैंडीज इन अ जार। एक बर्तन है, उसके अंदर 14 कैंडीज हैं। हमजा टेक्स वन कैंडी रैंडमली विदाउट लुकिंग एट द कैंडीज। हमजा एक लड़का है, उसने बगैर देखे उसमें से एक गोली उठा दी, एक कैंडी उठा दी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि सैम्पल स्पेस बता दो। तो सैम्पल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। सो सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना बनेगा, टोटल कितनी गोलियां हैं, 14 है। प्रोबेबिलिटी में एक टर्म है, वो है सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में टोटल आउटकम्स हैं। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया, उसमें हमारे पास था 14 ब्लॉक्स। ये वाला 14 ब्लॉक्स का मतलब था कि इसका जो सैम्पल स्पेस है वो 14 है, यानी टोटल आउटकम्स को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी अगर क्लियर हो चुका है आपको तो बस मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम क्लास 7 को स्टार्ट कर लें। खैर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आप क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, घर में आराम से इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें। क्लास 7 यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम 6th 5th और 6th क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल के साथ हमने उसको समझाने की कोशिश की मैंने। अगर कहीं पर कोई गलती हुई तो उसके लिए माज़रत, अदरवाइज़ आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ पर आप नहीं समझे। अभी तक मुझसे बंदे पूछ रहे हैं तो मैं उसको टाइम टू टाइम आंसर करूँगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7। कौन सी क्लास? क्लास 7। क्लास 6 यहीं तक था, प्रोबेबिलिटी तक ही था, उसमें आपने डरना नहीं है उससे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकता है। वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है? यस हो रही है। सर जी 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 सर जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछें। सर क्लास क्लास 6 के फुल कोर्स में एक टेस्ट होना चाहिए 100 एमसीक्यूज का या 50। संडे के बारे में क्या ख्याल है कि संडे को ऐसा टेस्ट लिया जाए? गुड आइडिया। मेरा खुद ये ख्याल था कि जितने टेस्ट होंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। सो आपने मुझे एक जी सर। गुड आइडिया दिया फुल है। चले चले, बस सेट जी हो सर, गया। क्लास 6 में संडे को, इतवार के दिन वैसे भी सब फ्री होते हैं, तो संडे को इतवार के दिन आपने क्या करना है, क्लास 6 में आपका टेस्ट है पूरे बुक में, ठीक है? 100 MCQs में बना दूंगा। और ये ऐसे MCQs होंगे जो अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े वो आपको आएंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं आएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और सेलेक्टिव MCQs बनाने की कोशिश करूँगा ताकि पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। क्या ख्याल है सबका इसके बारे में? रेज योर हैंड। सो गए हो सबके सब? 100 MCQs का एक टेस्ट लिया जाएगा। कौन सी क्लास में? क्लास 6 में। रेज योर हैंड।
ओके 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 ओके, हो गया, ठीक हो गया जी, राइट। हिफ्सा क्लास 6 में टेस्ट होगा 100 MCQs का। रोहमा, शाहजैन मलिक, नईम भाई, सब के सब सुन लो, मैं टेस्ट लूँगा, ग्रुप में भी अनाउंस कर देंगे। 100 MCQs का एक टेस्ट होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 7 को। अच्छा, क्लास 7 में जो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है, किसी को नाम पता है? क्लास 7 में आपके पास फर्स्ट चैप्टर का नाम किसी को पता है या नहीं? रेशनल नंबर्स उसका नाम है। क्या नाम है जी? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स उसका नाम है। इस पर डिस्कशन थोड़ी बहुत हुई भी थी। रेशनल नंबर्स किसी को याद है किस चीज़ को कहते हैं? अगर किसी को रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ भी याद हो थोड़ा सा, तो वो काइंडली यहाँ पर बता दे हमें। जी सर। जी बता दे, नईम भाई बताए, ताकि सबको भी वो पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाए। वो नम वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी पी बटा क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में। मैंने ये एक क्लास में मुझे याद है, इसी क्लास 6 में मैंने या क्लास 5 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किस चीज़ की शक्ल में? Those numbers which can be expressed as a fraction where both the numerator and denominator are integers, यानी whole numbers, and the denominator is not zero। अच्छा, इसमें एक आपने कोशिश करनी है, ये तो नोट कर ले, रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ये डेफिनेशन इसकी याद रखें। Those numbers which can be expressed as P by Q, यानी फ्रैक्शन फॉर्म। राइट, समझ आ गया? जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर्स हैं। और इसमें एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, अगर P बाई Q हमारे पास है तो इसमें ये टर्म आपने याद रखना है कि Q, ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, अच्छा ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। सब सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, तो इस चीज़ के लिए नाम यूज़ होगा न्यूमरेटर और इस चीज़ के लिए नाम यूज़ होगा डिनोमिनेटर। और रेशनल नंबर्स की केस में हमारे पास ये जो क्यू है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। अगर ज़ीरो के बराबर आ गया तो बात जाएगी हमारी इन्फिनिटी तक, और वो असल में इन्फिनिटी को हम फाइंड ही नहीं कर सकते। रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे। ठीक है, वो रेशनल नंबर्स। अभी दूसरा मैं आपको बताता हूँ, थोड़े से एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। वन बाई टू हमारे पास एक रेशनल नंबर है, 3 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, -5 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, 1.25 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अच्छा, 0.777 और इसी तरह करते जाए, ना ख़त्म होने वाला हिंसा भी हमारे पास एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्योंकि देखिए इसमें ये रिपीटिंग वैल्यू है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, ख़त्म नहीं होने वाली, बट इसकी लास्ट वैल्यू मुझे पता है,
क़यामत तक भी आप जाएं इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए लास्ट वैल्यू आपके पास 7 ही आएगी। रिपीटिंग है, तो जब रिपीटिंग डेसिमल की केस में अगर कोई वैल्यू रिपीटिंग आ रही है डेसिमल पॉइंट के बाद, सो वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है जी, रेशनल नंबर के ऊपर अभी जो एक्सरसाइजेज हैं, रेशनल का समझ आ चुका है आपको या नहीं? हेलो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली आवाज़ दें। एनीवन प्लीज़ मुझे आवाज़ दें। रेशनल नंबर के ऊपर आप समझ गए? जी सर। ओके, देखिए आपके पास रेशनल नंबर के ऊपर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उस पर आपने टाइम ख़राब नहीं करना। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 में। ठीक है जी, क्लास 7 में ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है इसके ऊपर आपने टाइम ख़राब नहीं करना। बच्चों वाले क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन जो गिवन है, आपको आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, मतलब कौन से यार बता दो रेशनल नंबर्स कौन से हैं। अभी अगर ये थ्योरी आपने समझ ली है, आप इस पर समझ चुके हैं, आपको ये क्लियर हो चुकी है, सो इट मीन्स कि ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन ए यानी पार्ट ए, एक नंबर आपको गिवन है 3/4। कौन मुझे बताएगा वेदर इट इज रेशनल और नॉट? क्या ये रेशनल वैल्यू है? क्या ये रेशनल वैल्यू है हमारे पास? ये रेशनल नंबर है? हेलो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बस मुझे इतना आंसर करें कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। जी सर, रेशनल नंबर है। बिकॉज इट इज़ इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की शेप में लिख सकते हैं। अगर आप डेसिमल के ऊपर भी जाएंगे तो भी ये एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल है। यस इट इज़ रैशनल। अच्छा, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4। अब ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो इसका क्या करेंगे? ये रैशनल है या नहीं है? नईम भाई आप मुझे बता सकते हैं ये रैशनल है? ये वाली तो रैशनल हो गई, लेकिन ये तो 4 है। अच्छा, 4 रैशनल है या नहीं? आवाज़ दे जल्दी से यार। जी सर, ये रेशनल है क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं हैं। हम लिखते नहीं हैं। आपके पास इंटरनेट का इशू है या मेरे पास इंटरनेट का इशू है? वॉइस आपको बहुत टाइम बाद डिलीवर होती है। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर, राइट। बस इस क्वेश्चन से निकल जाएं। टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। यार एक बड़ा नंबर आपको गिवन है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेट सपोज 2284 इसमें प्लेस वैल्यू क्या है इस वाले 2 की? प्लेस वैल्यू 2 की क्या है? 100 से। क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, सो 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है? 100 से।
ये क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के। सो इस पर आपने बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करना। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा एक्सरसाइज है राउंड ऑफ करना है। ये एक्सरसाइज 1.1 बच्चों वाला एक्सरसाइज था, इसलिए आपने इसको करना नहीं है, ठीक है। रेशनल डेफिनेशन समझ ली तो बस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसमें जल्दी जल्दी से डिसाइड कर लो कि यार ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल है या नहीं है। फिर प्लेस वैल्यू के बारे में बता दो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 वगैरह वगैरह, जल्दी से लिख लो बस, ठीक है। सो उसको आंसर कर दो। एक्सरसाइज 1.2 में भी बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहा हूँ। आपको बोलते हैं राउंड ऑफ कर दो। टू नियरेस्ट 10 या 100 या फिर 1000। एक वैल्यू आपको गिवन है, कंसिडर कर ले, एक वैल्यू आपको गिवन है, आपके बुक से ही एक वैल्यू है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपके बुक से ही एक वैल्यू गिवन है। ये है 53,152, 53,152, ठीक हो गया। 53,152 एक नंबर है, इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ कैसे करेंगे? इसकी जो नियरेस्ट 10 वाली वैल्यू है उसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा नहीं भाई, नियरेस्ट 10 इसका आपको कोई आइडिया है? मैं चाहता हूं कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। नियरेस्ट 10 के लिए हम कौन सी प्लेस को देखेंगे? सर इसका आंसर 53 आएगा। नहीं, 53 नहीं आएगा। नियरेस्ट 10 के लिए हम देखेंगे इसका जो यूनिट वाला वैल्यू है, यूनिट वाली प्लेस की जो वैल्यू है, यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? 2 है ना। सो अगर 2 हमारे पास 5 है या 5 से ग्रेटर है, सो हम इसके लिए 53 पर या 160 पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 152 है, जिसका लास्ट वाला डिजिट यानी 2 वो हमारे पास 5 से कम है, तो जब कम हो उसको हम राउंड ऑफ करके 150 बना देंगे, इस वाली वैल्यू को 150 बना देंगे। सो नियरेस्ट 10 तक इसकी वैल्यू आएगी 53,150। इसमें ये वाला पॉइंट है, अक्सर मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाते वक्त भी मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी देखें 100 तक, देखें 100 तक आपने क्या करना है? बी, इसका नियरेस्ट 100। सर जी सर ये रिपीट कर दे जरा। मैं बताता हूँ, अभी इस पर आ जाएं, इस पर नियरेस्ट 100 तक जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, आपने किस चीज़ को देखना होगा? देखें, आपके पास यूनिट प्लेस या यूनिट के बाद टेंस प्लेस इस तरह होता है या नहीं होता? नहीं भाई, यूनिट, वंस, टेंस, जी जी सर, सुन रहा हूँ। ये वंस, यहाँ से देखें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स
और फिर 10,000, फिर उसके बाद 100,000, ये प्लेसेस होती है ना, ठीक है। इसमें आपने जब आप करेंगे नियरेस्ट 10 तक, इसको यार ऐसे रट्टा कर लो, जब आप नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हो किसी नंबर को, तो आपने इस 2 को देखना होगा, 2 पर आ जाओ। अगर ये 2 यानी ये यूनिट प्लेस पर, वंस के प्लेस पर जो वैल्यू है, अगर वो 5 से लेस है, ठीक है, अगर वो 5 से लेस है तो 152 है ना, डायरेक्टली 150 लिख लो, मतलब उसके पीछे चले जाओ। समझ आ गया? अगर वो ग्रेटर है, 5 है या 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 160 आएगा, 152 के बाद 153 नहीं आएगा, 160 आएगा। राउंडिंग ऑफ में होल नंबर्स के केस में हम या तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके लिखेंगे। अभी ये 100 वाला समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए नियरेस्ट 100 यानी ये जो वैल्यू है, मैं बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी, 152,152 है या नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट 100 तक हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं कि ये राउंड ऑफ मतलब होल नंबर, होल फिगर बन जाए। तो फिर हम 100 के केस में इस वाली वैल्यू को देखेंगे। टेंस के केस में हमने यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू थी वो देखी, हंड्रेड्स की केस में हम 10 वाली लोकेशन पर जो वैल्यू होगी उसको देखेंगे। समझ आ गया या नहीं? अभी ये 5 देखें, यहाँ पर 5 है या नहीं है, 5 है या नहीं है? नहीं भाई, इसके केस में यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, चूंकि ये वैल्यू 5 आ रही है, मैंने आपको कहा जब 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो आप ऊपर जाएंगे। तो 152 के बाद हम 153 नहीं लिखेंगे, हम 160 तक चले जाएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली 160 तक चले जाएंगे। सॉरी 200 तक, क्योंकि नियरेस्ट 100 तक जा रहे हैं, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। 53,000 और उसके बाद 200 आ जाएगा। समझ गए आप या नहीं? अभी ये दूसरा करता हूँ, इस पर समझ जाएंगे। देखिए अभी नियरेस्ट, अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे आवाज़ दें, नहीं समझ रहे तो भी आवाज़ दें। मैं दूसरा क्वेश्चन तीसरा कर दूंगा, चौथा कर दूंगा, इसको समझना है, इसको याद करना है। नियरेस्ट 100 तक इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अभी नियरेस्ट 1000 तक हम कैसे करेंगे? 1000 के केस में हम इस वाली वैल्यू को देखेंगे, हंड्रेड्स प्लेस पर जो वैल्यू है। तो अगर वो हमारे पास अगर 5 से लेस है तो हम इसको राउंड ऑफ करके ये बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको भी ज़ीरो कर देंगे, इसको भी ज़ीरो कर देंगे, इसको भी ज़ीरो कर देंगे, इस 53 को एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि ये 100 प्लेस पर जो वैल्यू है वो 1 है और 1 5 से लेस है। मैं दूसरा क्वेश्चन इस पर कर दूंगा, वहाँ पर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी 1000 के केस में ये आएगा 53,000। अच्छा, नहीं समझे, कोई नहीं समझा, मुझे पता है नहीं समझे, क्योंकि मैं ख़ुद इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखें दूसरी एक वैल्यू है हमारे पास 898, उसके बाद है 430, इसका नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। मैं अलग अलग स्लाइड पर करता हूं ताकि ये आप समझ लो। है बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। देखें
नियरेस्ट 10 पर जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आपने 10 के केस में 0 को देखना है, क्योंकि ये वंस के प्लेस पर है। 10 के लिए आपने 1 प्लेस को देखना है। अभी अगर वंस प्लेस के ऊपर जो वैल्यू है, वंस प्लेस वाली जो वैल्यू है, अगर तो वो 5 से लेस है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उसको कम कर देंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया। देखिए यहाँ पर लेस था तो हम 150 से डायरेक्टली 152 से डायरेक्टली पीछे चले गए, 150 तक चले गए। देखिए अभी चूंकि ये हमारे पास 150 से 430 है, ठीक है, 430 है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, नियरेस्ट 10 वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये 0 है, 5 से लेस है, 898430। असल में ये ही देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, असल में इसकी वैल्यू यही है। क्योंकि ये नियरेस्ट 10 तक खुद राउंड ऑफ हो चुका है, इसको हम राउंड ऑफ कर ही नहीं सकते। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ। मैं दूसरा इसके बाद क्वेश्चन कर दूंगा। यहाँ इसके बाद इस यहाँ तक नहीं समझे तो कोई मसला नहीं। देखिए नियरेस्ट 100 तक अगर हम करेंगे, यार आप लोग मुझे सुन रहे हैं? नहीं भाई, हाँ मेरी आवाज़ कट रही है, सबको मेरी आवाज़ कट जा रही है क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू है। नहीं भाई कंफ्यूज ना हो, अभी हम कर रहे हैं नियरेस्ट 100 जी तक। सर समझ गए। अच्छा, अभी इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, मैं समझ भी रहा हूँ इसको, मैं खुद अपने अकेले में अगर मैं करूँगा तो भी कर भी लूँगा, दूसरे को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि यार इसको कैसे समझाऊँ। अच्छा, अब हम कर रहे हैं नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ, ठीक है। नियरेस्ट 100 तक जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आपने 10th प्लेस पर जो वैल्यू है उसको देखना है। अगर तो वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली 5 बना देंगे और इनको 0 करके 500 पर चले जाएंगे। 4 हमारे पास 500 बन जाएगा। बट ये 5 से लेस है, देखें ये 3 हमारे पास 5 से लेस है, तो जब लेस होगा तो हम इस 4 में से 1 माइनस कर देंगे। नहीं, 4 में से 1 माइनस नहीं करेंगे, इनको 0 0 करके 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे। देखिए 898400, ये चूंकि 5 से लेस था तो ये वाला भी 0 बन गया, ये वाला भी 0 बन गया, और इसको एज इट इज़ नीचे उतारना है। सो हमने क्या किया, नियरेस्ट 100 तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। 430 हमारे पास नियरेस्ट 100 में 400 बनेगा। अच्छा, नियरेस्ट 1000 तक अगर हम करेंगे, अगर आप नहीं समझ रहे तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बच्चों वाले एक्सरसाइज में मसले आ जाते हैं। देखिए नियरेस्ट 100 तक अगर हम करेंगे तो हाँ नहीं भाई, हम कौन सी वैल्यू को देखेंगे, हम 100 के प्लेस पर वैल्यू को देखेंगे। इसके प्लेस पर वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है तो इसमें 18 कर देंगे, ठीक है, और बात ख़त्म, बाकी वैल्यू 0 लगा लेंगे। लेकिन चूंकि फिर यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू अगेन 5 से लेस है, तो बस इन सब को 0 कर दो। 898, और चूंकि ये 5 से कम है तो बस ये भी 0 हो जाएगा और ये बाकी वैल्यूज़ भी 0 हो जाएंगी। सो नियरेस्ट 1000 पर इसकी वैल्यू ये आएगी। मैं एक आसान सा नंबर लिखता हूँ, एक आसान सा नंबर 2435। नहीं भाई सब सुन लो, कंफ्यूज ना हो। नियरेस्ट 10 इसकी क्या आएगी,
फिर उसके बाद नियरेस्ट 100 इसकी क्या आएगी, फिर उसके बाद नियरेस्ट 1000 क्या आएगी। अभी इसको कलर देकर मैं आपको समझाता हूँ। नियरेस्ट 10 के केस में हम किस चीज़ को देखेंगे, 5 को देखेंगे। किस चीज़ को देखेंगे, 5 को देखेंगे। चूँकि ये नंबर हमारे पास क्या है, 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो जब ये आएगा हम इस वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। अभी इसमें 1 प्लस करके क्या आएगा, ये आएगा 2 4, ये 4 बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 0 बन जाएगा। ये इसकी नियरेस्ट 10 वैल्यू आ गई। अच्छा, नियरेस्ट 100 अब फाइंड कर रहे हैं, तो 5 से अभी निकलो। अभी हम नियरेस्ट 100 के केस में 10 पर जो वैल्यू है, 10 प्लेस पर जो वैल्यू है यानी 3, इसको देखेंगे। अगर ये 5 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो हम इसको 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। अगर ये 5 से छोटा है तो इन दोनों को 0 करके इसको एज इट इज़ उतार देंगे। चूँकि ये 5 से छोटा है यानी 3 है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे 2 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। अभी 1000 के केस में क्या करेंगे, देखें 1000 के केस में हम हंड्रेड्स के प्लेस पर जो वैल्यू है उसको देखेंगे, 4 को देखेंगे, तो क्या आएगा। अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो इसमें से यहाँ इसके साथ एक ऐड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये बाकी सारी 0 हो जाएंगी। लेकिन ये 5 से लेस है, 5 से लेस है, राइट, सो इन सब को 0 बना देंगे। ये खुद 0 बन जाएगा और ये दोनों ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे। नियरेस्ट 100 तक इसकी जो वैल्यू है वो ये आएगी। देखिए यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, मैंने सादा करके समझाने की कोशिश की। आप लोग समझ चुके हैं नियरेस्ट 100। चले मैं इस पर आपको घर के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर कल उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर और मज़ीद समझ आ जाएगा। एक दूसरी वैल्यू, बस आज की क्लास में यही करते हैं, 1.2 कवर कर देंगे। स्टार्टिंग वैसे भी हमने ले ली। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 जो है वो नंबर को ऐड करना है, नंबर को ऐड करना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। वो ऑलरेडी हम क्लासेस में कर चुके हैं, दोबारा भी कर देंगे 1-2 क्वेश्चन करके। 1.4 एक्सरसाइज में नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को शो करवाना है, वो हमारा काम ही नहीं, नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वगैरह वगैरह इस तरह कुछ करना है। 1.5 में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। मैं दोबारा अभी एक दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर देता हूँ। आपके क्लास के एक्सरसाइज से ही एक वैल्यू हमारे पास है, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें आपने डरना नहीं है इससे। 1399 और फिर हमारे पास है 267, ये 1 है। अच्छा, इसको अगर हम नियरेस्ट 10 तक करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम नियरेस्ट 100 तक करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम नियरेस्ट 1000 तक करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी आपको समझाता हूँ। नियरेस्ट 10 की केस में आपने वंस के प्लेस पर जो वैल्यू है उसको देखना है, उसको देखना है। अभी उसको हमने देख लिया भाई, वो तो 5 से बड़ी है, तो जब 5 से बड़ी है तो इसको 0 करके इसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या आएगा, ये एज इट इज़ सारे नीचे ऐसे लिख लो, 3992, ये 6 हमारे पास 7 बन जाएगा और ये हमारे पास 0 बन जाएगा। सो ये इसकी नियरेस्ट 10 की वैल्यू आ गई। अब नियरेस्ट 100 का नंबर है, समझ आ रहा है आपको या नहीं। अभी हमारे पास नियरेस्ट 100 का केस है, तो 100 के केस में मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को हम देखेंगे, ठीक है जी, 6 को देखेंगे। अभी 6 हमारे पास अगेन 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे,
हम बाकी वैल्यूज़ को तो एज इट इज़ करके नीचे लिख लेंगे, बट 6 यहाँ पर आ गया, 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, ये 2 हमारे पास 3 बन गया। और इन दोनों वैल्यूज़ को 0 0 करके लिख लो। ये इसकी नियरेस्ट 100 राउंडिंग ऑफ के बाद ये वैल्यू आएगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब ज़रा इसको करते हैं। देखिए इस चीज़ से अब आप निकलें। अभी नियरेस्ट 1000 तक हम करेंगे। तो नियरेस्ट 1000 के लिए मैंने आपको बताया कि 100 के प्लेस पर जो वैल्यू है उसको आपने देखना है। 2 को देखेंगे, ये 2 हमारे पास 5 से लेस है या नहीं, छोटा है तो बस ठीक है, बात ख़त्म। इसको भी 0 बना देंगे, इसको भी 0 बना देंगे और इसको भी 0 बना देंगे और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो कैसे आएंगी? 1 399 0 0 0। समझ आ गया या नहीं? अभी तक आप नहीं समझे। नियरेस्ट 10 100 1000 तक। ओके जी, बस यार ये आज की क्लास में यहाँ तक समझ लो। कल के क्लास में काम बहुत कम है क्योंकि नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर हमारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी वाली बातें भी हो गई हैं। उसके बाद फ्रैक्शन है, वो भी इजी हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर फॉर्म में है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना, मतलब डिवीज़न करके सिंप्लीफाई करके अभी तक हम कर रहे हैं। जैसे मैंने वो किया 6/2 जो था तो उसको ऐसे हमने सिंप्लीफाई किया कि 3 आ गया। सो अभी कल वाली बातों पे नहीं जाएंगे, ये कल पढ़ लेंगे, इजी है। बस आज के लिए इतना ही था। अभी तक जो कुछ पढ़ा, मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के ऊपर ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.1 और अभी ये एक्सरसाइज 1.2 जहाँ पर हम फंस चुके थे थोड़े से टाइम के लिए, फिर हमने ख़ुद को निकाल लिया, हमने सर्वाइवल की यहाँ तक और हमने उसको समझ लिया। ये वैल्यूज़ हमने राउंडिंग ऑफ सीख ली। तो यहाँ तक किसी को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है। किसी को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है। खैर मैं कल इंशाल्लाह आपको ये क्लियर करवा दूंगा। चले मैं क्लियर है सर, बस जी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह कल हमारी 17 नंबर क्लास होगी। उसमें हम क्लास 7 का यूनिट जो 1 है, यूनिट 1, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 1.4 1.5। बहुत इजी है, जल्दी से उससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह।